Good morning, dear students. So today we will start our new chapter of class 11th, that is structure of atom. देखिए ये जो चैप्टर है ये क्लास 9th में भी इसी नाम से है. चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 11th में है स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो ये चैप्टर जितना अगर आप कुछ इसके ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो 9th और 11th में कॉमन है, तो इसलिए ये वीडियो दोनों के लिए यूज़फुल होगी, 9th वाले के लिए भी और 11th वाले के लिए भी. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी मॉडल ऑफ एन एटम. इससे पहले मैं आपको बता दूं, जॉन डाल्टन जो थे उन्होंने ये बताया था कि एटम जो है वो इंडिविजुअल पार्टिकल है. एटम इज़ एन इंडिविजुअल पार्टिकल जो कि ब्रेक नहीं किया जा सकता. उन्होंने बताया सपोज आपने एक पेपर लिया और उसको टीयर करना शुरू कर दिया, उसको फाड़ना शुरू कर दिया, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप ऐसे एक पार्टिकल्स पे पहुंच जाएंगे कि आप उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे. तो उस स्टेज को उन्होंने एटम बताया था, ठीक है. मगर बाद में डाल्टन का ये कॉन्सेप्ट जो था एटम को लेकर वो रॉन्ग हो गया था. डाल्टन ने बताया था कि एटम इज इंडिविजुअल. ओके, सो बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पहले तो डाल्टन ने क्या बताया कि एटम इंडिविजुअल है, बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ किस की डिस्कवरी देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, एंड न्यूट्रॉन, हमको ये पता चला कि एटम को भी उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड किया जा सकता है. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया था. ये सारे मिला के क्या हुए थे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स. क्लियर हो गया. तो डाल्टन का जो ये वाला कॉन्सेप्ट था एटम इज इंडिविजुअल, ये रॉन्ग हो गया था आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. तो जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पता चल गया तब एक जिज्ञासा हुई कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पता लगाया जाए कि एटम होता कैसा है, एटम दिखने में कैसा होगा. तो सबसे पहले एटम को लेके जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था थॉमसन ने. तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग जो मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे दैट विल बी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम. देखिए जो 11th क्लास में उन्होंने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा, मगर फिर भी ध्यान से देखेंगे, और जो 9th क्लास में है जो पहली बार देख रहे हैं वो और भी ज़्यादा ध्यान से देखेंगे. क्लियर हो गया. तो थॉमसन हैज़ गिवन अ मॉडल ऑफ एटम. ही स्टेट दैट द एटम इज स्पेरिकल इन शेप. पहली बात उन्होंने बताई थी द एटम इज स्पेरिकल इन शेप. जो एटम है वो उसकी जो शेप है वो स्पेयर, एक बॉल की तरह है, ठीक है. और उसका जो साइज बताया था उन्होंने दैट वाज अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर बताया. ये एटम का उन्होंने एक साइज अप्रॉक्स बताया था, ठीक है. तीसरी बात उन्होंने बताई थी, अगर चार्ज के बारे में बोला, उन्होंने जो चार्ज के बारे में कहा था, उन्होंने कहा था कि निगेटिव चार्ज जो है वो तो एम्बेडेड होता है उसमें, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड ऑल ओवर द स्फीयर. पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड ऑल ओवर द स्फीयर. पूरा जो स्फीयर था एटम का, जो शेप था वो स्फीयर की तरह था. तो जो पूरा स्फीयर था उस पर पॉजिटिव चार्ज डिफ्यूज था, मतलब पूरे स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ था. और जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज वाज एम्बेडेड ओवर द स्फीयर. और जो नेगेटिव चार्ज था वो पूरे स्फीयर पर फैला हुआ था.
और एक पॉइंट उन्होंने बताया था कि जो ये चार्ज दे रखा था उस पर, जो नेगेटिव और चार्ज और पॉजिटिव चार्ज था, उसके मैग्नीट्यूड के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, उन्होंने बोला था द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज वाज इक्वल। ठीक है, द मैग्नीट्यूड, जो 9th क्लास में उनके लिए बता दो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। कहने का मतलब कि सपोज अगर नेगेटिव चार्ज जो है वो -10 है, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो वहाँ उस एटम पर पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा, +10 कूलाम होगा। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, किसी चीज़ पर जितना निगेटिव हो उतना ही पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब एक बात और पता चली, द एटम एज अ होल, द एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर हो गया? तो ये कुछ बातें हमें पता चली जो थॉमसन्स के मॉडल से। अभी हम इसको डायग्राम्स के थ्रू भी समझेंगे। सबसे पहली बात पता चली कि स्फेरिकल होगा शेप में। जो एटम का साइज बताया था उन्होंने, जिसका वो बताया था अप्रॉक्स 10⁻⁻10 मीटर, उसके रेडियस की बात करें इतना लगभग रेडियस होगा। चार्ज की अगर बात करें, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिनकी डिस्कवरी हो गई थी उस समय, न्यूट्रॉन के बारे में उस समय तक पता नहीं था, न्यूट्रॉन बाद में पता चला। तो इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन का भी डिस्कवरी बाद में, मगर पॉजिटिव चार्ज की बात यहाँ पर करी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर पर डिफ्यूज्ड है, पूरे स्फीयर पर फैला हुआ है। नेगेटिव चार्ज उस स्फीयर पर धंसा हुआ है, एम्बेडेड है। नेक्स्ट उन्होंने बताया था कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पॉजिटिव साइन वाले का और नेगेटिव साइन वाले का इक्वल होगा। तो जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो इससे हमें पता चला द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये मेन बातें पता चली हमें थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब इसको एक बार डायग्राम से समझते हैं। क्या पता है, डायग्राम इज स्फेरिकल इन शेप। अब यहाँ पर देखिए स्फेयर बनाना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये 2D डायग्राम है, मगर आप समझने की कोशिश करिए। स्फेरिकल इन शेप, ठीक है, उसका जो रेडियस था लगभग 10⁻⁻10 मीटर था अप्रॉक्स, और पॉजिटिव चार्ज जो था वो पूरे पर डिफ्यूज था, पूरे पर फैला हुआ था। सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, दिस वाज द पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? और दूसरी बात बताइए, जो नेगेटिव चार्ज था वो इसमें एम्बेडेड था। तो किस तरीके से था, देखिए इस तरीके से। सपोज ये नेगेटिव चार्ज हो गया हमारा, तो इस तरीके से बीच बीच में नेगेटिव चार्ज था। क्लियर होगा? सो दिस वाज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। इस मॉडल को इन्होंने प्लम पुडिंग या फिर प्लम पुडिंग और वाटरमेलन से भी कंपेयर किया था। कैसे? देखिए वाटरमेलन का मैं बताता हूँ किस तरीके से। जिस तरीके से जो वाटरमेलन में रेड पार्ट होता है, जो उसका ईडेबल रेड पार्ट होता है, उसको उन्होंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज। जो उसका रेड पोर्शन होता है इसको उन्होंने बताया था पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और कहा था कि जो उसके सीड्स होते हैं ब्लैक कलर के, उसको उन्होंने बताया था नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और बोला था कि एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो दिस वाज द थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। अब जब इन्होंने अपना मॉडल दे दिया तो रदरफोर्ड और उनकी टीम मतलब जो उनके साथ में स्टूडेंट्स रहे होंगे, इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये जानना चाहा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाली बात कही गई है, क्या ये एक्चुअल में ऐसा ही होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरा फैला हुआ होगा। तो उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। क्योंकि रदरफोर्ड की टीम ने इसको किया था तो उन्हीं के नाम पे इसका जो है नाम पड़ गया रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और इसको हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। सो लेट्स सी। सो दिस इज अवर नेक्स्ट टॉपिक, रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जो कि उन्होंने थॉमसन का जो मॉडल था उसके बारे में जानने के लिए किया था।
तो पहले मैं इसके आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा और इसको अल्फा जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्यों कहते हैं ये भी मैं बताऊँगा, इसके ऑब्जर्वेशंस आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। देखिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर सरल भाषा में मैं आपसे कहूँ तो वो एलिमेंट जो कुछ ना कुछ अपने अंदर से इमिट करते रहते हैं लगातार, ठीक है। इन्होंने क्या लिया था, रेडियम लिया था। रेडियम का मतलब देखिए, रेडियम क्यों लिया, क्योंकि जैसे आपने रेडियम के बारे में सभी ने सुन रखा है, रेडियम के ऊपर अगर एक बार लाइट पड़ जाए तो क्या होता है, कुछ समय के लिए उससे लाइट इमिट होती रहती है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, अगर मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनसे कुछ रेडिएशंस इमिट होते रहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली। पहले मैं आपको बता देता हूँ इस एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी। तो गोल्ड फॉइल ली जिसकी थिकनेस लगभग 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। एक उनके पास मूवेबल स्क्रीन ली जिसके ऊपर जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। क्या था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, उन्होंने रेडियम को चूज़ किया। गोल्ड फॉइल ली तो 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर की लगभग इसमें थिकनेस थी। और स्क्रीन उसके पास जो थी मूवेबल, वो ZNS से कोटिंग स्क्रीन थी। तो ये चीज़ें उनको एक्सपेरिमेंट में चाहिए थी। अच्छा, गोल्ड फॉइल ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड, देखिए गोल्ड इज़ द मोस्ट मैलिएबल एलिमेंट। ये क्वेश्चन आ जाता है, वाई रदरफोर्ड हैज़ चूजन गोल्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड को क्यों चुना, तो गोल्ड इसलिए चुना क्योंकि गोल्ड जो है वो मोस्ट मैलिएबल सब्सटेंस होता है, ठीक है। अब मैलिएबल से शायद क्लियर होगा कि थिन शीट्स में, सब जो शीट्स में कन्वर्ट हो जाए वो क्या कहलाता है, हमारा मैलिएबल कहलाता है, ठीक है। तो गोल्ड को थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाए, सबसे पतली कहने की शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फिर इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इज दिस एक्सपेरिमेंट पॉसिबल इफ़ रदरफोर्ड हैज़ चूजन प्लेटिनम। अगर उन्होंने प्लेटिनम को चूज़ किया होता तो क्या ये एक्सपेरिमेंट पॉसिबल होता, तब भी पॉसिबल होता है, क्योंकि प्लेटिनम भी जो है वो भी क्या है, एक मैलिएबल सब्सटेंस है। क्लियर ना। इसका सेटअप देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक लिया, ये सारी चीज़ें थी, इसका हमें एक्सपेरिमेंट में यूज़ करना है। ही हैज़ टेकन अ वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट ओनली सिंगल स्लिट विल बी ओपन्ड इन दैट। स्लिट जानते हैं आप लोग, ओके। स्लिट का मतलब होता है छेद, स्लिट का मतलब छेद। तो उन्होंने एक ऐसा बॉक्स लिया जिससे क्या हो, सिंगल स्लिट जिसमें हो, ताकि यहाँ से सिर्फ रेडिएशन सीधे सीधे सिर्फ एक स्लिट से निकले, इधर उधर फेड ना हो। उसके बाद इन रेडिएशंस को और ज़्यादा स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक लेड प्लेट का यूज़ किया। सो दिस वाज द लेड प्लेट, मतलब एक प्लेट जो कि लेड से बनी हुई थी, और इसमें भी सिर्फ एक ही स्लिट छोड़ा गया था, एक ही चेन छोड़ा गया। ये सब इसलिए किया जा रहा था ताकि जो अल्फा रेज जा रही है, देखिए अल्फा रेज, यहाँ से रेडियम से अल्फा रेज इमिट हुई थी, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम अल्फा स्कैटरिंग पड़ा था। तो यहाँ से क्या निकली थी, अल्फा रेज निकली थी, ठीक है। तो अल्फा रेस को बिल्कुल फोकस्ड किया जा सके, इसलिए लेड प्लेट का यूज़ हुआ था। और ये जो थी, इन अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट जो थी, एक गोल्ड फॉइल पे करवाई गई थी। क्या था ये, गोल्ड फॉइल। क्लियर। इसके आगे एक स्क्रीन लगाई गई थी जो कि मूवेबल थी, क्लियर। और इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी गई थी, ठीक है। इस पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग इसलिए करी गई ताकि जो यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद अल्फा रेज जहाँ जहाँ भी जाए तो वहाँ पर उनका क्या किया जाए, ऑब्जर्वेशन किया जा सके।
सो दिस वॉज द डायग्राम, दिस वॉज द सेटअप. अब क्या हुआ था व्हेन द एक्सपेरिमेंट कंप्लीटेड, जो इसके ऑब्जर्वेशंस थे वो मैं आपको बताता हूँ. नियरली 99%, कितने परसेंट? नियरली 99%, ठीक है, वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गया. क्लियर हो गया? अनडिफ्लेक्टेड का मतलब वो सीधे सीधे चले गए, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, जो कि जिंक स्क्रीन पर ऑब्जर्व किए गए, जिंक सल्फाइड स्क्रीन. ठीक है. फ्यू एलिमेंट्स वर डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल्स, कुछ जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, वो कुछ एंगल से क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ. क्लियर? और बहुत कम का मतलब 1 आउट ऑफ, लगभग ऐसे माना जाए कि 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000 जो अल्फा पार्टिकल्स थे, उनका जो डिफ्लेक्शन हुआ वो या तो मोर देन 90 डिग्री हुआ, ठीक है, और 180 डिग्री. सॉरी, इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स डिग्री. तो समझ में आया आपको? क्या लिया था? देखिए, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था, यहाँ पर रेडियम लिया. क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से अल्फा रेज हमें इमिट करवानी थी. आगे एक लेड प्लेट ली. क्यों ली? क्योंकि एक स्लिट फोकस्ड एकदम जानी थी. गोल्ड फॉइल रखी, उसके आगे एक स्क्रीन रखी. तो जब अल्फा रेस की बम्बार्डमेंट कराई गई यहाँ पर, तो हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि 99% जो रेस थी, जो अल्फा पार्टिकल्स थे, वो अनडिफ्लेक्टेड निकल गए. ठीक है. कुछ जो थे सम, वो थोड़ा उनमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, 60 डिग्री 70 डिग्री कह सकते हैं. और 1 आउट ऑफ 20,000 मतलब जिसे बहुत कम कहा जाए, अगर 20,000 में से कोई एक होता है तो बहुत कम ही कहा जाएगा. तो बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जिनका डिफ्लेक्शन या तो 90 डिग्री से ज़्यादा, मतलब 90 डिग्री ये सीधा अगर ले लें तो ये क्या हुआ, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, या फिर 180 डिग्री भी हुआ. मगर ऐसे पार्टिकल्स बहुत क्या थे, कम थे. यहाँ पर मैं एक, ये तो बोर्ड वाला डायग्राम हो गया, यहाँ पर मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको बुक वाला दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए. नेक्स्ट इज व्हाट रदरफोर्ड हैज़ ऑब्जर्व फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट. उन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उससे क्या ऑब्जर्व किया. देखिए, उन्होंने जो पॉजिटिव रेज ली थी वो इसलिए ली थी क्योंकि जो हमारा एटम था, थॉमसन ने बताया था, तो वो उसके पूरे के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज था. ठीक है, इसीलिए अल्फा रेज ली थी. अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज होती हैं. क्लियर है? तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखते हैं. देखिए, पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि ये ऑब्जर्वेशन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, जैसे आपके ऊपर है वो. तो हमने लिखा है इसमें, देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बहुत सारी रेज जो थी, अप्रॉक्सीमेटली 99% अनडिफ्लेक्टेड थी, उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा था 99 रेज पे. तो देखिए, हमें पता है कि लाइक चार्जेस अनलाइक ईच अदर, अनलाइक चार्जेस लाइक ईच अदर. अगर दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा. या अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए तब भी क्या हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा. और वहीं अगर एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव चार्ज हो गया तो इनके बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, एक अट्रैक्शन हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं. तो इन रेस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा. जो पॉजिटिव रेस गई थी, सपोज ये एटम है हमारा स्फेरिकल, तो ये अगर अल्फा रेस गई इसके पास, तो बहुत सारी रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सीधे सीधे निकल गए. तो इससे ये कंक्लूजन निकला, देखिए इस तरीके से रेस गई होंगी और वो सीधे निकल गई बिना किसी डिफ्लेक्शन के. तो यहाँ से ये कंफ्यूजन निकला, देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम. एटम के अंदर बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो खाली है. द पॉजिटिवली चार्ज मास मस्ट बी ऑक्यूपाइंग ए वेरी स्मॉल स्पेस. और कुछ जो रेस थी, ठीक है, वो क्या हुई, ओनली फ्यू रेज या ओनली सम रेज जो थी, वो उनका जो एंगल डिफ्लेक्शन था वो थोड़ा सा था. जैसे सपोज इस तरीके से जो 90 डिग्री से ज़्यादा का डिफ्लेक्शन था वो सिर्फ कुछ रेज का था. क्लियर? स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन का मतलब 180 डिग्री वाला या फिर बाउंसिंग बैक वाला.
बाउंसिंग बैक वाला, जो बाउंसिंग बैक वाली जो रेस थी जो पीछे को आ गई थी वो क्या थी, 1 आउट ऑफ 20,000, 1 आउट ऑफ 20,000, ठीक है। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन मिला उन्हें कि जरूर बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव, क्योंकि देखिए ये सारी पॉजिटिव रेज है, ये सब पॉजिटिव है, तो ये डिफ्लेक्ट किस केस में होंगी, जब ये किसी पॉजिटिव से जाके टकराएंगी। जब पॉजिटिवली चार्ज रेज जो हैं, ठीक है, किसी पॉजिटिव चार्ज से जाके अगर टकराएंगी तभी ये बाउंसिंग बैक होंगी, ठीक है। अगर इनके रास्ते में सपोज ये पॉजिटिव चार्ज रेज जा रही हैं और इनके रास्ते में कोई नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो ये आसानी से उसके पास पहुंच जाएंगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। और अगर साइड में भी आ गया कोई पॉजिटिव चार्ज तो थोड़ा डिफ्लेक्शन होगा रिफ्लेक्शन की वजह से, रिपल्सन की वजह से, और अगर बीचों बीच में आ गया तो ये पूरा बाउंसिंग बैक हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये निकाला गया कि बहुत सारा स्पेस तो एटम में खाली है, ठीक है, और थोड़ी बहुत रेज रिफ्लेक्ट हुई है, इसका मतलब यहाँ बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर। और ये जो कुछ रेज जो 1 आउट ऑफ 20,000 जो बाउंसिंग बैक हुई थी, इससे ये माना गया कि जितना भी हैवी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ पर है, इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड के जो ये एक्सपेरिमेंट था उससे हमको ये प्रूव हो गया, जो थॉमसन ने जो डिफ्यूजन वाली बात कही थी, उन्होंने कहा था पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड, पॉजिटिव चार्ज इज डिफ्यूज्ड ऑन द स्फीयर, या फिर एटम की बात करें तो ये वाला जो पॉइंट था इनके एक्सपेरिमेंट से ये गलत साबित हो गया। क्लियर है? इनके हिसाब से क्या निकला, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट at the center of the atom। तो ये वाला पॉइंट फिर इनके हिसाब से सही हो गया, जिसको हम आज भी मानते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो बीच में है, ना कि पूरे पर फैला हुआ है। सो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सो थैंक यू वेरी मच।